आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब वो बैंक, मेरी कैलकुलेशन कहती है ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड इट विल गिव मी अ रिटर्न ऑफ अराउंड 30% कैगर इन द नेक्स्ट 10 ईयर। जैसे ही आपका बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाती है, ऑटोमेटिकली टूट जाती है, उसमें पेनल्टी भी नहीं लगी। कुछ ऐसा होना चाहिए जो ना बदले, जो कोई थॉट ना हो, कोई आइडिया ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो। इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन होप ऐसा हो जाएगा। उस बैंक के डिपॉजिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सिग्नल है कि पब्लिक को ट्रस्ट है उस बैंक के ऊपर। कासा मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, दैट शुड बी अराउंड 40%। की जो एनपीए रेशियो है वो क्या है? अब उसमें ग्रॉस एनपीए होता है और नेट एनपीए होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हो तो वो नीचे की तरफ जानी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। यानी अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो ये जो बैंक, एक ऐसा भी फेज था आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले, जब वो बहुत नीचे चला गया, बहुत मतलब 10-15% टूट गया। आज वो स्टॉक बहुत ऊपर है। तो अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी सुनकर के। कौन ऐसा सीईओ है जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है, जिसने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और कुछ बहुत बड़ा बना दिया, तो अब जब वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए कुछ बड़ा बनाना बहुत आसान है। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है, कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, इसको न्यू एज बैंक बोलते हैं। अब देखो जैसे जैसे मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूं, ये जो ऑप्शंस है वो नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं। मैं ऐसे बैंक पे नहीं ले रहा हूं जो कि 5 लाख करोड़ है जिसकी मार्केट कैप, क्योंकि 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5,000 करोड़ पे भी मैं बेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां पे रिस्क है। तो आई एम गोइंग विद 50,000 करोड़ का। मैं कुछ हद तक वो बात कर रहा हूं जिस फेज में बजाज फाइनेंस आज से 10 साल पहले था, और आज उसकी अर्निंग्स कम है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। फ्यूचर में उसकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, तो क्या वो स्टॉक एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर जाएगा? जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, फोकस पर्सनल बैंकिंग पर होना चाहिए, होलसेल बैंकिंग पर नहीं। हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आई एम नॉट श्योर, बट ये वही स्टॉक हो सकता है जिसपे संदीप माहेश्वरी जी ने इतने सारे हिंट भी दिए हुए हैं। ये मेरा भी फेवरेट स्टॉक है और इस स्टॉक को थोड़ा सस्ते पे बाय करने का ये सबसे शानदार मौका हो सकता है, जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे और इसको अच्छे से समझते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। तो ये रहा हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक। हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ही जाएंगे और आप देखिए यहाँ पर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्वार्टरली का डिमांड जोन सबसे पहले मार्क कर देती हूँ, राइट। तो ये आपको दिख रहा है ना, लेग इन बेस बेस लेग आउट का 2 लेग आउट है इसमें। मैं वो जोन, यही जोन आपके लिए मार्क करती हूँ, राइट। ओके, तो ये जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये रहा क्वार्टरली का जोन और इसमें इसको थोड़ा सा प्रॉपरली इसकी बॉडी तक ले आते हैं यहाँ पर, ताकि बहुत एग्रेसिव भी ना रहे और आप इसको अच्छे से देख पाए यहाँ पे क्या सिचुएशंस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क किया आपके लिए। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर ये जो लेग इन बेस बेस और लेग आउट एंड और अनदर लेग आउट का ये जो जोन है, इस जोन का अचीवमेंट देखिए आप कितना अच्छा है। इस जोन ने यहाँ पर ये जो हमारा प्रॉपर ये अगर मैं आप देखना चाहेंगे, एक मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रखूं तो आप देखिए इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर जिसने क्लोजिंग दिलाई है वो यही जोन तो है ना। जो बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई इस जोन से, वो यहाँ पर गई और फिर यहाँ से प्रॉपरली इस पूरे प्रीवियस सारे पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दिलाने वाला जोन है ये, राइट। अब इस जोन का ये अचीवमेंट है तो बहुत शानदार अचीवमेंट है इसका। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, यहाँ पर आप हाफ ईयरली पे चलिए। हाफ ईयरली पे जब आप जाएंगे ना तो आपको ये काइंड ऑफ सप्लाई जोन दिख रहा है, ये भी मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। ठीक है, आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इस जोन की जो प्रोबेबिलिटी है, इस जोन की जो स्ट्रेंथ है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसके बाद में, इसकी मार्किंग के बाद में
आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब वापस चलते हैं क्वार्टरली पे। अब आप देखिए, अब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना कि ये इस जोन का क्या अचीवमेंट है। इस यहाँ पे क्वार्टरली के इस जोन ने हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन को खत्म किया, और ना केवल इस जोन को खत्म किया बल्कि ये पूरे प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर, जो प्रीवियस का जो जहां से ये प्राइस डाउन आई थी, उन सब के ऊपर ले जाने वाला और ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिलवाने वाला यही जोन है। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत शानदार डिमांड जोन बना हुआ है क्वार्टरली का। तो जब प्राइस यहाँ पे आती है तो आप इसमें यहाँ पे अपनी एंट्री बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। एंट्री आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में एंट्री प्लान करते हैं एज अ टेक्निकल एनालिसिस, तो हम अपनी एंट्री स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हुए प्लान करते हैं। और ये जो जोन्स बनते हैं, ये जो चार्ट बनते हैं, ये बनते ही बायर और सेलर के रियल बाइंग और सेलिंग करने पर बनते हैं। ठीक है, तो ये एक रियल डेटा होता है। वो बोलते हैं ना कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट को फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा को फॉलो करते हैं। तो जब प्राइस हाई लगाने के बाद डाउन आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जब कोई स्टॉक डाउन आता है तो फिर आपको न्यूज में उसके बारे में अच्छा बोलते हुए नहीं मिलेंगे लोग। आपको न्यूज में उसके बारे में अच्छा नहीं बताया जाता, क्योंकि अब जब प्राइस को डाउन लाने के बाद बिग इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि वो अगेन बेस्ट प्राइस पे बाय करें, तो उसके लिए उन्हें सेलर्स तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि इस मार्केट में कोई बायर है तो कोई सेलर है। इसलिए बिग प्लेयर को बाय करने के लिए सेलर तो चाहिए ही। इसीलिए स्टॉक को आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज देखकर बाय और सेल ना करें, क्योंकि उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। जबकि आपके सामने चार्ट पे प्रॉपर डेटा अवेलेबल है, आप उस डेटा की एनालिसिस करें और उसके बेसिस पे ही अपनी कोई पोजीशन बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट तो हमेशा आपके साथ है ही। ठीक है, अप्रोक्स 60 के अप्रोक्स में आप इसको रख सकते हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अप्रोक्स में 60, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप इसके नीचे, जोन के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्टॉप लॉस है, और इस तरह से ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट पिक, बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट पिक हो सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको एक उस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें एक ट्रेड की तरह से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका टारगेट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका टारगेट भी बुक कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल मैं ये जो जो इसकी एनालिसिस है और जिस तरह से ये यहाँ पे आ रहा है अपने सेक्टर का सपोर्ट लेते हुए, तो उस हिसाब से आप चाहें तो वो मतलब टोटली आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह से भी अपना प्लान कर सकते हैं, और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रह सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी, जो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की वो जो एक टारगेट की लाइन रखी है, वहां तक अपना टारगेट भी बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे हमने सेक्टर का सपोर्ट लेते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक इन्वेस्टमेंट को प्लान किया। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से समझिए, और आप देखिए कि यहाँ पे कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं फिर अगेन ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप इसमें ट्रेडिंग पर्पज से चाहे एंट्री बनाएं या फिर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें, आप हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही इसमें एंट्री करें। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लाइक कैसे हम सेक्टर का सपोर्ट लेके ट्रेड्स को प्लान करते हैं या इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, और कैसे एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।